आज हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का लेसन 7 पर्यावरण और धारणीय विकास के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण क्या है? तो हमारे आसपास का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। और वहीं हम धारणीय विकास की बात करें तो आने वाली भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया गया विकास धारणीयता का विकास कहलाता है। हम पाठ के पहले मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे। पर्यावरण में सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं और सभी जीवित तत्व जैसे पशु, पक्षी, वन, मत्स्य आदि, ये सभी क्या हैं? जैविक तत्व हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है हवा, पानी, भूमि, चट्टान और सूर्य की किरण क्या है? अजैविक तत्व के उदाहरण है। देखो, दो तरह का तत्व होता है, एक होता है जैविक तत्व, एक होता है अजैविक तत्व। तो जो जीवित चीज है उसको जैविक तत्व बोले हम, और जो आपका जीवित नहीं है उसको हम क्या बोले? अजैविक तत्व बोले। जैसे हवा, पानी, भूमि, चट्टान, सूरज किरण, ये सब क्या है? अजैविक तत्व हैं। अगला है आपका नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो वे संसाधन जिनकी पूर्ति निरंतर बनी रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन। जिसका क्या होता है? पूर्ति हमेशा बना हुआ रहता है। वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। वैश्विक उष्णता मतलब होता है कि पृथ्वी और समुद्र का तापमान कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके वृद्धि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैश्विक उष्णता बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है आपका 1997 के टाइम में क्या हुआ था? क्योटो में आपका एक सम्मेलन हुआ था जो कि जापान में जलवायु परिवर्तन पर था। किसके ऊपर था? जलवायु परिवर्तन पे था, ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछा जाए आपसे कि क्योटो में सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। अगला है आपका ओजोन अपक्षय का अर्थ क्या है? तो ओजोन अपक्षय का अर्थ है समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी। ओजोन अपक्षय मतलब ओजोन को O3 के नाम से भी जाना जाता है। जब समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी हो जाती है तो उसको ओजोन अपक्षय कहते हैं। ओजोन अपक्षय के कारण पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी की ओर आते हैं। ओजोन अपक्षय के कारण क्या होता है? जो पराबैंगनी किरण होता है यह पृथ्वी की ओर आती है, और ये किरण अगर हमारे शरीर के ऊपर गिर जाए तो हमारा शरीर क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है। भारत के पर्यावरण पर दो प्रकार के संकट मंडरा रहे हैं। पहला है गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय, और दूसरा है साधन संपन्नता तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण। यानी प्रदूषण का दो प्रकार हो गया, एक गरीबी के कारण, दूसरा साधन संपन्नता के कारण। अगला है आपका कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन किसके संरक्षण के लिए किया गया था? तो अपिक्को आंदोलन वनों के संरक्षण के लिए किया गया था। कहाँ पे हुआ था शुरू? तो कर्नाटक में हुआ था। अगला है आपका 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1974 में। ये आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा। धारिता का विकास क्या होता है? वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी भी समस्या का सामना न करना धारणीयता का विकास कहलाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं मेरे अकाउंट में भी क्या है? 10 लाख रुपया जमा है, ठीक है। अब अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख जमा है, हम चाहें तो सारा पैसा खर्चा करके शौक मौज अपना पूरा कर सकते हैं कि भाई हम चल जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, ये सारा हम अपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस चक्कर में क्या होगा, मेरा अपना जो सेविंग्स है सारा हम खो देंगे। तो आने वाला जो पीढ़ी है, मतलब जो मेरा बच्चे लोग होंगे, उन लोगों के बारे में हम थोड़ा भी नहीं सोच रहे हैं। तो जिसके कारण तो उस ऐसी स्थिति धार्मिकता का विकास नहीं कहलाएगी। हमको आने वाला भावी पीढ़ी को सोच करके चलना पड़ेगा कि उसके लिए भी जगह, जमीन, जंगल सब बचा करके चलें। उसी को कहा जाता है धार्मिकता का विकास। प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और पारिस्थितिकी क्षमता को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों को पर्यावरण संकट के निवारण से ही धार्मिकता का विकास संभव हो पाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि हमको क्या करना पड़ेगा? प्राकृतिक संसाधनों को बचा के चलना पड़ेगा, जंगल वगैरह को बचाना पड़ेगा, तभी विकास हो सकता है, अन्यथा विकास नहीं हो सकता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। पर्यावरण में कौन शामिल है? जैविक तत्व, अजैविक तत्व, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर आपका दोनों हो जाएगा। अगला है आपका निम्नांकित में से अजैविक तत्व कौन है? अजैविक मतलब जो जीवित नहीं है। देखिए, वन आपका जैविक तत्व है, यहाँ पर पूछा है अजैविक मतलब जो जीवित नहीं है। तो सूर्य की किरण जीवित नहीं है, ठीक है। वन, पशु और मत्स्य जीवित चीज है। अगला है आपका रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफिल, कार्बन, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर। ठीक।
ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में डैश होती है। तो समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी होती है, वृद्धि होती है या समान होती है, या इनमें से कोई नहीं? सर। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल, ब्रोमीन, मीथेन या ओजोन? तो पराबैंगनी किरण को पृथ्वी के वायुमंडल से आने में रोकने का काम मीथेन करता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, मीथेन नहीं होगा, ओजोन हो जाएगा। ओजोन है। ओजोन। ओजोन लेयर क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। और एक बार आपका ओजोन का लेयर का डिप्लीटेशन भी हो गया था, अवक्षय हो गया था आपका, लेकिन फिर आपका 2020 के टाइम में फिर वो अपने आप भर गया था। अगला है आपका, जानवरों की अपशिष्ट से जानवरों की अपशिष्ट से कौन सी गैस निकलती है? तो जानवरों की अपशिष्ट अगर हम बोले, कोई भी तरह का जो लेट्रिन वगैरह पदार्थ होता है ना, उससे मीथेन गैस निकलता है। आप लोग देखे होंगे, कोई भी सड़ा गला कचड़ा भी रहेगा ना, तो कचड़ा के पास से भी मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को क्या बोलते हैं? देखो, पृथ्वी और समुद्र का वातावरण का औसत तापमान में वृद्धि जो हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पृथ्वी का गर्म होना, यानी कि वैश्विक उष्णता कहा जाता है। पृथ्वी का गर्म होना यानी वैश्विक उष्णता। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? भूमि का अपक्षय हो रहा है, मतलब भूमि का डिप्लीटेशन हो रहा है, किस कारण से हो रहा होगा? वन विनाश हो रहा है इसीलिए, लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, भूमि और जल का अधिक निष्कर्षण, या उपयुक्त सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सारा चीज जिम्मेदार है भूमि के अपक्षय के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जंगल का अगर विनाश होगा तो भी होगा। लकड़ी चारा अगर तुम निकालते जाओगे तो कहीं ना कहीं वो तुम पेड़ को ही काट के निकालोगे। अगर पेड़ सारा कटते जाएगा तो स्थिति क्या होगी? और बुरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, काली मिट्टी डैश की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी की बात करें तो ये आपका कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। आपका महाराष्ट्र साइड अगर आप चले जाओगे ना, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा काला मिट्टी वगैरह पाया जाता है, तो कपास भी वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश की पूर्ति निरंतर बनी रहती है? तो नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उसकी पूर्ति हमेशा बनी रहती है। नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? जल को नवीकरणीय संसाधन लिया जा सकता है। आपका सौर ऊर्जा को भी नवीकरणीय संसाधन लिया जा सकता है, क्योंकि ये सब कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाएंगे? नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय, जैविक या अजैविक? तो अगर हम बात करें ना, तो यह गैर नवीकरणीय संसाधन निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाएंगे। जैसे क्या हो गया आपका, पेट्रोल, डीजल, ये सब आपका एक सीमा तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजकल विश्व के सामने दो प्रमुख पर्यावरण समस्या क्या क्या है? तो विश्व के सामने दो प्रमुख समस्या क्या हो सकता है? तो वैश्विक उष्णता बहुत ज़्यादा हो रहा है और ओजोन का अपक्षय हो रहा है। तो यानी कि 12 का जो है आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। वैश्विक उष्णता मतलब पृथ्वी का गर्म होना, और ओजोन का डिप्लीटेशन होना मतलब उसका परत कमजोर होते जा रहा है, उसमें छेद हो रहा है। पर्यावरण के कार्य क्या है? छेद होने के पीछे का रीजन क्या है? अगर हम बोले रीजन बोले ना, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाना। आप लोग देखते हैं फ्रिज रेफ्रिजरेटर का जो इस्तेमाल करते हैं आप लोग, उसमें ये सब चीज़ होता है जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अगला है आपका, पर्यावरण के कार्य क्या है? तो पर्यावरण के कार्य बोले तो संसाधनों की पूर्ति करना, सही बात है भाई। अवशेष को समाहित कर देना, ये भी सही है। जीवन को पोषण देना, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी के ऊपर चले जाएंगे हम लोग। ओजोन पाया जाता है, ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन की अगर हम बात करें, तो ओजोन आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, ओजोन अपक्षय का कारण क्या है? अगर ओजोन अपक्षय का कारण बोले हम, तो वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन अपक्षय का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है आपका, त्वचा कैंसर का क्या कारण हो सकता है? त्वचा कैंसर क्यों होता है हम लोग को? तो त्वचा कैंसर की अगर हम बात करें ना, तो यह पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। त्वचा कैंसर का कारण क्या है? पराबैंगनी किरण, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, अपिक्को आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो अपिक्को आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। अपिक्को आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, अभी हम लोग पढ़े थे। अपिक्को का अर्थ क्या है? तो अपिक्को का अर्थ होता है बाहों में भर लेना। मतलब पेड़ को क्या कर रहे थे लोग? गले लगा रहे थे, बाहों में भर रहे थे। अगला है आपका, जैविक कीटनाशक रसायन बनाए जाते हैं।
जो जैविक कीटनाशक रसायन है वो आपका नीम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? नीम से बनाया जाता है। जैविक मतलब हो गया आपका जीवित, मतलब ऐसा चीज़ जो कि आपका प्रकृति में उपलब्ध है। तो प्रकृति में आपका क्या उपलब्ध है? तो नीम से बनाया जा रहा है ये कीटनाशक को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। सीपीसीबी के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला आपका कंपोस्ट खाद बनाने में कौन सा जीव उपयोगी होता है? तो कंपोस्ट खाद बनाने में केचुआ बहुत उपयोगी होता है। ये क्या करता है? मिट्टी को उलटता पुलटता है। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। केचुआ को क्या कहा जाता है? तो किसान का मित्र कहा जाता है। ये आपको रट लेना है। अगला है आपका, वैश्विक उष्णता का कारण क्या है? पृथ्वी गर्म क्यों हो रही है? तो पृथ्वी की अगर हम गर्मी की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि के कारण वैश्विक उष्णता हो रही है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, 1997 में जापान के डैश में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। तो आपका क्योटो में, जापान के क्योटो में क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कब? 1997 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, वैश्विक उष्णता के दीर्घकालीन परिणाम क्या क्या है? तो वैश्विक उष्णता के दीर्घकालीन परिणाम है, पहले देखो, वैश्विक उष्णता मतलब गर्म हो जाना। गर्म होने से क्या होगा? हिम पिघल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी। पारिस्थितिकी का संतुलन के कारण प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 24 का डी नंबर। अगला है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये प्रोटोकॉल ओजोन अपक्षय से है, कि जब ओजोन परत बहुत ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, उसमें छेद वगैरह हो रहा था, उसकी डिप्लीटेशन हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में एक प्रोटोकॉल जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि फ्रिज या एसी में एक लिमिट मात्रा में प्रशीतक डाले जाने चाहिए ताकि वे कम से कम पॉल्यूशन करें। अगला है आपका, धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन ब्रेटलैंड कमीशन ने किया था, कि आने वाली भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए विकास। अगला है आपका, हरमन डेली कौन था? तो हरमन डेली पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री थे। हरमन डेली कौन थे? पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में डैश के ईंधन के रूप में प्रयोग से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है। तो वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम कैसे हुआ है? तो सीएनजी का प्रयोग से। आप लोग सभी जानते हैं कॉम्प्रेस नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है, और ये अब गाड़ी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? प्रदूषण कम हो रहा है। अब दिल्ली में नहीं बल्कि देवघर जैसे छोटे जिलों में भी इसका आरंभ हो चुका है ऐसे गाड़ियों का। अगला है आपका, क्लोरीन और ब्रोमीन के यौगिक रूप को क्या बोलते हैं? तो क्लोरीन और ब्रोमीन के यौगिक रूप को क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। इसके दोनों का कंबाइंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है आपका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने उद्योगों की कितने श्रेणियों की पहचान प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में की थी? कि कितना है जो कि प्रदूषण फैलाता है? तो 17 गो का बताया था। 17 उद्योग की संख्या बताई थी जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, जैविक तत्व क्या है? तो जितना भी जीवित तत्व है जैसे वन, पशु, पक्षी, मत्स्य, ये सब क्या है? जैविक तत्व हैं, ध्यान रखिएगा। अजैविक तत्व किसको बोलते हैं? हवा, पानी, भूमि, चट्टान, सूर्य की किरण को क्या बोलते हैं? अजैविक तत्व बोलते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? जिसकी पूर्ति निरंतर बनी रहती है। जैसे समुद्र में मछली, समुद्र है तो भाई रहेगा। वन में पेड़ रहेंगे। ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब जिसका दोबारा उपयोग किया जा सके, जैसे आपका सूर्य का प्रकाश भी। अगला है, गैर नवीकरणीय क्या करते हैं? जिसको एक बार उपयोग कर लो खत्म हो जाए, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, ये सब एक बार यूज करोगे तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, तुरंत नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, विश्व के सामने दो प्रमुख पर्यावरण समस्या क्या क्या है? तो दो प्रमुख पर्यावरण समस्या, एक है वैश्विक उष्णता, दूसरा है ओजोन अपक्षय। 1997 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो क्योटो जापान में हुआ था। भारत में कौन सी घाटी है जो औद्योगिक क्षेत्र है और जहाँ पर पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहे हैं? तो कहाँ पर? दामोदर घाटी क्षेत्र में। कहाँ पे? दामोदर घाटी क्षेत्र में। भारत अपनी विद्युत आवश्यकता, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो थर्मल और हाइड्रो पावर के ऊपर। किस पे? थर्मल और हाइड्रो पावर पे।
भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर किसने दिया कि आने वाली भावी पीढ़ी धार्मिकता का विकास को संरक्षित करना है, मतलब जंगलों को बचा करके चलना है ताकि आने वाले जो प्राणी हैं वे लोग भी इसके बारे में जान पाएँ। तो किसने कहा था? ब्रूटलैंड कमीशन ने। इसने कहा था भावी पीढ़ी को संरक्षित रख करके चलना चाहिए। अगला है आपका जैविक कीट रसायन बनाए जाते हैं। जैविक कीट रसायन जो बनाए जाते हैं वो नीम से बनाए जाते हैं। पर्यावरण क्या है? तो हमारे चारों ओर का पर्यावरण, चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है, जिसमें जैविक अजैविक दोनों तत्व आते हैं। पर्यावरण के कितने कार्य हैं? तो 4 गो कार्य हैं। पहला है आपका इसमें नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय दोनों आता है, ठीक है? दोनों को पहले डिफाइन भी कर चुके हैं। ये अवशेष जो भी चीज़ बचता है उसको समाहित कर लेता है, जैविक विविधता भी प्रदान करता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। यह सौंदर्य विषयक सेवाएँ भी प्रदान करता है, जैसे कोई सुंदर दृश्य। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा है, इस कथन के बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है कि भाई प्राकृतिक सुंदरता इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ नदी है, उपनदी है, वन है, भूमि की सतह के नीचे खनिज पदार्थ हैं, हिंद महासागर है, पहाड़ों की श्रृंखला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होने के कारण इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए एक लाइन यहाँ पे और दिया है कि भारत में ही विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का 20% उपलब्ध है। और हमारे देश में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। ठीक है? पर्यावरण संकट क्या है? तो पर्यावरण में आया प्रदूषण के कारण पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग का सब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जितना था मैंने सारा चीज़ बता दिया है। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट हालाँकि सब्जेक्टिव से भी रहता है। जैसे कि यूएनसीईडी का फुल फॉर्म अगर बोल दें, तो धारणीय विकास की अवधारणा पर अच्छा यहाँ से होगा, सॉरी, फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूएनसीईडी। तो बड़ा वाला जो है ना एक बार देख लीजिएगा कुछ-कुछ चीज़ें। हालाँकि उस पे ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। एलपीजी का जैसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि तरल पेट्रोलियम गैस। सीएनजी की अगर बात करें तो आपका क्या होता है? उच्च दाब प्राकृतिक गैस या फिर जिसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब में जो है ना आपको वर्ड देख लेना है, पूरा नहीं देखना है, ठीक है? तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इधर आपका कुछ ज़्यादा नहीं है। वैश्विक उष्णता भी आप लोग जाने। फिर देखिए वायुमंडलीय तापमान में पिछली शताब्दी में मतलब 100 साल में कितना का वृद्धि हुआ है? तो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड का वृद्धि हुआ है। समुद्र तल भी ऊपर उठा है। तो उन्हीं सब बातें में इसमें बताया गया है और कुछ नहीं है। चैप्टर आप लोग का इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए ये नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ओके बाय, सी यू।